हेलो दोस्तों, आपको एसवी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज मैं जनरल साइंस का पार्ट 7 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटेशन से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लेकर आपके सामने आ रहे हैं, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो का प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। सब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तीसरा प्रश्न है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का सूत्र क्या होगा? तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का जो सूत्र होगा, F होगा G × m1 × m2 बटा r²। ठीक है दोस्तों। और इस यहाँ पर G क्या इंडिकेट कर रहा है? G जो है, G यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का इंडिकेशन करता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बताते हैं आपको। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान कितना होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किग्रा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? उसको क्या बोलते हैं? उसे गुरुत्व बोलते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम लेके इसमें आए हैं, सभी प्रश्न भी आए हैं, तो आप वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो आप पूरा देखें। अगला प्रश्न है, गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्व जनित त्वरण का जो मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो G के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? G का मान जो है घटता है। या ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो G का मान जो है घटता है। अगला प्रश्न है, G का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो G का मान जो होता है सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। दोस्तों, सभी प्रश्न भी आए हैं, तो आप वीडियो का स्किप ना करें। आपको टॉपिक वाइज जो है हम जो है जितने भी प्रश्न हैं सभी को क्लियर करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, G का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो G का मान जो होता है सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब पृथ्वी की घूर्णन गति जब बढ़ती है तो G के मान जो है कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति जो है घटने पर G के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो G के मान में जो है G का मान जो है बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति घटती है तो G का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो विषुवत रेखा पर जो वस्तु रखी रहेगी उसका भार जो है 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो स्थित पिंड का जो भार होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो लिफ्ट के में स्थित जो
पिंड होती है उसका भार घटा हुआ प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे करती रहती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो वह अगर समान वेग से ऊपर या नीचे आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? तो ऐसी स्थिति में जो लिफ्ट के पिंड का भार जो होता है वह शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो ग्रहों से गति से संबंधित नियम जो है वो केपलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखें। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? तो उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है कि पृथ्वी से जो है उपग्रह की डिस्टेंस कितना है। अगला प्रश्न दोस्तों, उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती? तो उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? डिस्टेंस के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? तो उसकी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड जो होती है, जो पृथ्वी तल के सबसे निकट जो उपग्रह होते हैं उसका कक्षीय चाल होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उपग्रह जो है अपनी कक्षा पर पृथ्वी के एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसको बोलते हैं परिक्रमण काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो होता है 1 घंटा 24 मिनट। क्या होता है? 1 घंटा 24 मिनट। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो भू-अस्थायी उपग्रह कहलाता है। क्या? भू-अस्थायी उपग्रह। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमण करता है? तो भू-अस्थायी उपग्रह जो होती है पृथ्वी तल से लगभग जो है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भूतुलकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया? तो किसने व्यक्त किया था? तो आर्थर सी क्लार्क ने। किसने किया था? आर्थर सी क्लार्क के द्वारा जो है भूतुलकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना व्यक्त किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लायन वेग बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड होता है। अगर इस वेग से किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो फिर वो वापस नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, प्लायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो प्लायन वेग जो होती है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 kg वस्तु का भार कितना होता है? तो 1 kg वस्तु का भार जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है? निर्वात में जो वस्तु का जो भार होता है वो 0 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले गया, निम्न से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? तो किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाते हैं तो उसमें द्रव्यमान जो होती है, वस्तु का जो द्रव्यमान होती है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी मीनार की चोटी से 1 kg और 20 kg का वस्तु को 0 मीटर पर सेकेंड वेग से एक साथ गिराया जाता है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन टकराएगा? दोनों एक साथ टकराएंगे। क्या होगा? दोनों एक साथ टकराएंगे। कब? जब वस्तु को 0 मीटर पर सेकेंड वेग से एक साथ गिराया जाता है तब। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या जो होती है वो 6400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो होती है पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है पश्चिम से पूरब की ओर करती है। कैसे करती है? पश्चिम से पूरब। ये बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, VVI प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। जितने प्रश्न हम लिए हैं इसमें सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने जितने भी गुरुत्वाकर्षण से जितने भी प्रश्न है सभी को इस वीडियो में कवर किए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भू तुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? तो भू तुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन भार का मात्रक है? तो भार का जो मात्रक होता है डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति का भार होता है। तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति का जो भार होता है वो 0 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह पर रखे साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो साधारण जो पेंडुलम का जो आवर्तकाल जो होता है वो अनंत होता है। सब अच्छा प्रश्न है, तो आप वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस ने कब छोड़ा था? तो इसको छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 में। 1957 में जो है पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस के द्वारा छोड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर। कितना? 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह के कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कैसा? दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितना है? तो बुध का जो परिक्रमण काल जो है वो 88 दिन का है। कितने? 88 दिन का।
अगला प्रश्न है, केपलर के नियम के अनुसार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान समय अंतराल में क्या होता है, समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर के नियम के अनुसार जो होते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान समय में जो है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अगला प्रश्न है, केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित आवर्तकाल के नियम के अनुसार आवर्तकाल T और R अर्ध मुख्य अक्ष के बीच का रिलेशन क्या है, तो इसका रिलेशन हो जाएगा T² प्रोपोर्शनल R³। क्या हो जाएगा, T² प्रोपोर्शनल R³ हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F और दो वस्तुओं के बीच की दूरी R में निम्न संबंध है। तो क्या संबंध होगा, तो F = हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को दर्शाता है। तो गुरुत्वाकर्षण को सार्वत्रिक नियम को जो दर्शाता है वो क्या है, F प्रोपोर्शनल स्मॉल कोस्ट m1 m2/r²। क्या होगा, r² होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है 5.5 × 10⁻27 न्यूटन होता है। क्या होता है, 5.5 × 10⁻27 न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम निकालने की फार्मूला क्या है, F = होता है G × m1 m2/r² होता है। तो G का वैल्यू आपको बताए थे ऊपर में, कितना होता है G का वैल्यू, G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 होता है। दोस्तों आज का जो वीडियो था जिसमें 52 प्रश्न थे, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग से अगेन रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।